जो संघर्ष की राह पर चलता है वही इतिहास बदलता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चली आपकी पढ़ाई। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को हेलो, हाय, नमस्ते, सभी लोग बता दो कैसे हो आप सभी और आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है। साथ ही साथ अभी तक आपके जितने दोस्त क्लास में नहीं आए हैं ना, उन सभी के पास एक बार क्लास को फटाक से शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के जो आपकी क्लास है ना वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आज आपका लाइव टेस्ट होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। जैसे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, लेट नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं और उन सभी क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस भी करना है और सारे क्वेश्चनों को हमें याद करके भी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उन सभी का बहुत ढेर सारा हेलो, हाय, नमस्ते। जितने भी बच्चे हैं जो अभी आज की क्लास में नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से कर लीजिएगा और जितने आपके दोस्त अभी तक नहीं आए हैं ना, उनके पास क्लास को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दाढ़ी बनाने वाले, ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। मतलब जो लड़के होते हैं, खैर लड़कियों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, लड़कियां भी क्या करती हैं, लड़कियां भी जाती हैं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर दाढ़ी बनाने की बात कर रहा ना, तो लड़के जो होते हैं वो बियर्ड अपनी सेट करवाने जाते हैं, बनवाने जाते हैं। तो वहां पर हमें बताना है कि कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो आपको अगर याद होगा, आपने जो पहला चैप्टर है अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जो हमारा दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है वो कौन सा, वो हमारा होता है अवतल दर्पण। और याद रखना है कि अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा, बड़ा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, तो आप बताएंगे बड़ा बनता है, बड़ा। ठीक है, कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से पूछ रहा है और आपने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुका है ना आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपके सामने मैं पीएच स्केल बना रही हूँ। ठीक है, क्या बना रही हूँ, पीएच स्केल। अब हमें पता है कि जो पीएच स्केल होती है इसमें 0 से लेकर 14 तक के जो अंक होते हैं वो अंकित होते हैं, बीच में आपका होता है 7। तो जिस भी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा, अम्लीय, मतलब कि एसिडिक होता है। और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है वो हमारा क्या है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षारीय। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे अम्ल होते हैं इनका पीएच मान कितना है, तो आपको याद रखना है 7 से कम होता है। और अगर वही मैं आपसे पूछूं कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताओगे कि 7 से ज्यादा होता है। फिर एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा बेटा ये बताओ कि ये जो हमारा उदासीन विलयन होता है इसका पीएच मान कितना है, तो आप बताएंगे कि दीदी सिंपल सा है, जिस भी विलयन का मान 7 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। और यहां पर आपसे यही पूछा है ना कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको आंख बंद करके इस 7 पे, जहां पे भी 7 लिखा हो, ए नंबर पर, बी नंबर पर, सी नंबर पर, डी नंबर पर, जहां भी आपको 7 मिल जाए उसमें आप लोग तुरंत टिक कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा होगा तो वो हमारा क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें, एक जो आपकी नॉर्मल आईज होती है, मतलब स्वस्थ जो आपकी आंखें होती हैं, उनका हमें दूर बिंदु बताना है। अब दूर बिंदु का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपकी जो आंखें हैं, मान लो आपकी आंखों में कोई भी दोष नहीं है, बिल्कुल से नॉर्मल है ना, बिल्कुल से नॉर्मल है, कोई भी दोष वगैरह नहीं है, तो आपकी आंखें कितने दूर तक देख सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो उनका जो दूर बिंदु होता है वो बेटा अनंत होता है। ठीक है, कितना, अनंत, मतलब कि आप अनंत तक देख सकते हो। अगर आपसे दूर बिंदु की बात करेगा, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं दूर बिंदु, तो दूर बिंदु आप बताएंगे अनंत होता है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि निकट बिंदु,
ठीक है। निकट बिंदु कितना होता है, तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, निकट वाला 25 और दूर वाला कितना है, अनंत होता है। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कितना इजी सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो अगर आपका छोटा भाई बहन भी होगा ना, जो LKG UKG में पढ़ रहा होगा, वो भी बता देगा। अगर आप उससे पूछोगे कि भाई बताओ कि जो स्वपोषी पोषण होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसके लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो आपने पहले चैप्टर में, बायोलॉजी के पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा जो स्वपोषी पोषण होता है, इसमें जो जीव है वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं से, मतलब कि खुद से बना लेते हैं। अब यहीं पर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि दीदी हम अपना खाना स्वयं से बना लेते हैं, मैगी लाते हैं, जब भी हमें भूख लगती है मैगी लाते हैं, 5 मिनट में मैगी बनाकर खा लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आप मैगी बनाकर खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वपोषी हो जाओगे, नहीं, आप क्या हो, आप विषमपोषी होते हो। ठीक है, क्या होते हो, विषमपोषी होते हो। लेकिन अगर स्वपोषी की बात करें तो ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं से बना लेते हैं, वो हमारे स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो आपका न्यूट्रिशन होता है, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सनलाइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सनलाइट हो गया, और आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके द्वारा क्या करते हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे से, है ना, प्यारे प्यारे से जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, इनमें एक होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं, और सनलाइट तो आपको पता है कि सूरज मामा जो आपके होते हैं उनसे मिल जाएगा, नहीं चंदा मामा होता है, सूरज मतलब चाचा हो गए आपके, सूरज चाचा से मिल जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात करें, तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं या फिर जो प्लांट सेल होती हैं, उनके अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, छोटे छोटे से ग्रीन कलर के पिगमेंट, या फिर बोल सकते हो कि टाइनी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और उसी क्लोरोफिल के मतलब उसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनका जो पत्तियां होती हैं वो कैसी, वो हरी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि स्वपोषी के लिए इनमें से सभी, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, सौर का प्रकाश हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जल भी हो जाएगा। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा, डी नंबर होगा। ठीक है, कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही इजी सा है भैया। हमें पता है कि जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन होता है, दोनों के कितने, दोनों के आपके दो दो नियम होते हैं। ठीक है, मतलब कि परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और आपके अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा, एक प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर से बताइएगा कि जो हमारे प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसका दूसरा नियम कौन सा है, या फिर स्नेल का नियम किसे कहते हैं, है ना, ये भी बता दीजिएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बहुत ही इजी सा है, दूसरे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी आंखें होती हैं, मतलब कि ह्यूमन जो आईज होती हैं, वहां पर आपका कौन सा, वहां पर आपका पाया जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा, उत्तल लेंस पाया जाता है। और आपको याद रखना है, जैसे हमारा मतलब आंखें हो गई, उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। फिर एक आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि जो हमारा कैमरा होता है, कैमरे का जो अभिदृश्यक है वो किसका बना होता है, तो आपको बताना है उत्तल लेंस का बना होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, ठीक है, सिंपल जो आपकी माइक्रोस्कोप होती है, इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तब भी आप लोग बताएंगे उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन से हमने दो क्वेश्चन और बना लिए। पहला हमारा, हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, कैमरे के अभिदर्शक में भी आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी कौन सा, आपका उत्तल लेंस ही पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे आंखों के कौन से भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या फिर वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पर बनता है, तो आप बताओगे रेटिना पर। ठीक है, कहां पर, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर। ठीक है, कहां पर बनता है, हमारी रेटिना पर बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है।
अब इतना इजी सा क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, आपसे पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी होती है, आपसे पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके तीनों को समझते हैं। N2 हो गया, O2 हो गया और आपका CO2, मतलब कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो सबसे ज्यादा आपके जो वायुमंडल में पाई जाती है वो है क्या, वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी, 78% पाई जाती है। वहीं पे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका लगभग 20 से 21% पाया जाता है। ठीक है, 20 से 21% आपका नाइट्रोजन गैस सॉरी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाएगी, 0.03%। तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चाहे आपसे नाइट्रोजन पूछेगा, चाहे ऑक्सीजन पूछ लेगा, या फिर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेगा। तो ये आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनको आप लोग एक रेड पेन लेकर ना उसमें बढ़िया सा अच्छा सा क्या बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा, तो आप बोलेंगे दीदी हम यहाँ पर एक प्यारा सा हार्ट बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना है कि वायुमंडल में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी, 0.03% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अब आप कहेंगे कि दीदी ये तो हमारे 9th वाला क्वेश्चन है, 9th में हम लोग पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा के बारे में, लेकिन ये हमारे 10th में कहां से आ गया। तो बेटा ये आपके 10th में ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, यही वाला बस पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो सिंपल सा आपको बता देना है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। और आपसे ये भी पूछेगा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि जो हमारा कार्य मतलब जो ऊर्जा होता है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो निर्वात होता है इसमें प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, और 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो याद रखना है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपके निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा, ठीक है, हमारा जो कांच होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आप लोग मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ले लो भैया, ये भी कोई क्वेश्चन होता है, बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन होता है। अब एक शीशा ले लो, उसमें अपने दांत ऐसे अंदर जब हंसते हो ना और किसी को चढ़ाते हो ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, तो जल्दी से मुंह खोल के अपने देखो कितने दांत हैं आपके। ठीक है, कितने दांत है ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर से। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो सिंपल से याद रखना है, 32 होते हैं। ठीक है, कितने, 32 होते हैं। और आप लोग बोलते हो ना कि जब लड़ाई होती है, मारेंगे ना तो पूरे 32 के 32 दांत तुम्हारे नीचे गिर जाएंगे, है ना, झड़ जाएंगे। तो वही 32 दांत सही बोलते हैं कि मारेंगे तो 32 दांत आपके झड़ जाएंगे, तो मतलब हमारे 32 दांत होते हैं। और अगर आपसे पूछा है कि वयस्क मनुष्य में, तो बताओगे 32। और अगर पूछा है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ कितने होते हैं, दूध के दांत, यहां पर इसको भी लिख लेना, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आपके कितने हैं, 20 होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, कितने, 20 होते हैं। और उसका आपके दांत का सूत्र जो होता है वो भी याद कर लेना, 23 23 होता है, गुणते 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दांत का सूत्र होता है। ऐसे आप दांत का सूत्र मतलब निकालते हो कि हमारे हाँ इतने दांत होते हैं। अगला दिया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। यहां पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। पहला आपका दिया है अवतल, दूसरा दिया है उत्तल, तीसरा अवतल एवं उत्तल दोनों। अब ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अपसारी लेंस कौन सा कहलाता है। सभी लोग जितने भी यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं ना, वो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिटेल में समझा ही दे रही हूँ। लेकिन हाँ, आपका भी मतलब फर्ज बनता है ना कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आप भी बता दिया करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने
आपने फोन ले लिया, बस बैठ गए आराम से, देख रहे हो, हाँ दीदी बता ही तो रही है तो हमें क्या जरूरत है बता के, नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये है आपकी प्लांट्स की लीफ। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे, मतलब इसकी जो निचली सतह होती है, ये ऊपरी ऊपरी सतह हो गई, ये नीचे वाली जो सतह होती है, इसमें छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र। और इन्हीं रंध्र के द्वारा ही जो पौधे होते हैं या फिर जो पत्तियां होती हैं, इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। और साथ ही जो आपके रंध्र होते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब पत्ती के अंदर जाती है तो इसी रंध्र के द्वारा जाती है। ऑक्सीजन मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद जो आपको ऑक्सीजन वायुमंडल में निकलता है वो भी इन्हीं पत्तियों के द्वारा निकलता है। और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसके द्वारा जो आपका जल है वो वाष्प बन के बाहर निकलता है, वो भी क्या है, वो भी इन्हीं रंध्र के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो याद रखना है आपको कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, अब बताओ ये जो आपका हार्ट होता है, ऐसे बनाते हो ना आप लोग, ऐसे बनाते हो ना, तो इसमें बताओ कि इसमें आपके कितने चैम्बर होते हैं, कितने आपके रूम होते हैं, ठीक है, कितने रूम होते हैं जिनमें आप लड़कियों को रखते हो ना, एक भर गया दूसरे में रख लिया, दूसरा भर गया तीसरे में रख लिया, चौथे में, है ना, इसी तरह करके। तो आप बताओ कि यहाँ पर जो मानव का हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर है? तो आप बताओगे 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से आपके 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ऊपर वाले दोनों अलिंद और नीचे वाले क्या है, नीचे वाले निलय होते हैं। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए एक बहुत ही अपना प्यारा सा बैच है जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा, जिसका नाम है लक्ष्य 450 बैच। इस बैच के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गया, पैनल, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, नहीं, इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने वाली हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, सारा आपका जो सिलेबस है वो भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। और अगर बात करें कि ये हमारा जो बैच है दीदी आखिर हमें कितने का मिलेगा, तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ कितने का, 699 का मिलने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और लक्ष्य बैच में इनरोल करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है, बाइल जूस बताना कहां से स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है बाइल जो हमारा जूस है वो यकृत से, मतलब कि हमारे लीवर से स्रावित होता है। और ये भी याद रखना है कि जो यकृत होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वेट कितना होता है, तो याद रखना 1.5 kg होता है, ठीक है। और पित्त रस का कार्य क्या होता है, मतलब बाइल जूस का कार्य क्या होता है, तो याद रखना जो आपका फैट होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, मतलब कि वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको क्या है, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ण मतलब कि रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, मतलब कि अधिक होता है। ऐसा कौन सा इन चारों में से रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो याद रखना, क्या याद रखना, वो है हमारा लाल कलर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि हमारे शरीर का पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर होता है वो किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है, तो याद रखना है आपका हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच के परास के बीच में कार्य करता है। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान आपका 7 से कम होता है, ठीक है, कितना, 7 से कम होता है, 7 से कम कहीं पे दिख रहा है तो बोलोगे यस दीदी पहले नंबर पे ही तो दिख रहा है, तो इस वजह से यहां पर हमारा राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जब भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो उस कंडीशन में हमें मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह जिसको हम लोग शुगर या फिर डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायबिटीज भी बोलते हैं, डायबिटीज भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो एक और पहले नंबर पर दिया हुआ, क्या दिया है, घेंगा। अब कभी कभी आप देखते हो ना कोई कोई मतलब होते हैं जिनका यहाँ पे गले में, ठीक है, गले में क्या है, गले में क्या है, पूरा एकदम से स्वेलिंग हुई रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेंगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं, घेंगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग कहेंगे कि यार दीदी हमें याद आया कि जो हमारा घेंगा रोग होता है यही क्या है, यही हमारे आयोडीन की कमी से होता है। और इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आप अपने एग्जाम में
गलत करके आते हो, आपको पता होता है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या है, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप दूसरा वाला ही करके चले आते हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारा आयोडीन होता है उसकी कमी से आपका घेंघा रोग होता है, और जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो उस कंडीशन में हमें मधुमेह रोग होता है। ठीक है, बस यही देखने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया था कि क्या सच में आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर बैठे हो, सीरियस होकर क्लास कर रहे हो, कि बस ऐसी ही क्लास खोलकर ऐसे उंघा रहे हो, है ना। आगे बढ़ते, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब ऐसा कौन है जिनमें आपका नर और मादा दोनों पाया जाता है। बाइसेक्सुअल कौन सा है, द्विलिंगी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो याद रखना जो केचुआ है, ठीक है, अर्थवर्म जो होता है केचुआ, ये हमारा उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होता है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में होते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, C6H12 और O6 होता है। क्या होता है, C6H12 O6 होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर चीनी का भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे चीनी का पूछेगा या फिर आपसे इसका ग्लूकोज का पूछ लेगा। चीनी का जो सूत्र होता है वो C12H22 और O11 होता है। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी और आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, जल्दी से बताओगे मुझे, जल्दी से। और ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सभी को आपको याद करके अपने छोटू से ब्रेन में ना बिल्कुल से बैठा कर रखना है। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये भी बताइएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो ये भी आप मुझे जरूर से बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए यहीं तक, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।